Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we will start our topic 6 which is work, energy and power. तो चलो इसको समझने से पहले ना हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे. एक है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है. स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? इसका दूसरा नाम एक और भी है, इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है. मान लो हमने इनिशियली जब पढ़ा था हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखा था. अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स से क्या होता है. मान लो एक वेक्टर ए था, उसको तुमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया दूसरे वेक्टर बी के साथ. लेट्स से ये ए हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इनके बीच में एंगल है थीटा. तो ए डॉट बी या फिर ए स्केलर प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स. ठीक है. जो दो वेक्टर्स को स्केलर प्रोडक्ट करके रिजल्ट आता है वो वेक्टर नहीं होता. ये क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है. ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, मतलब स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव इन नेचर है. ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें तुमको एक बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू, तो मतलब ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए. ठीक है. फिर हमने ना दो यूनिट वेक्टर पढ़े थे, याद है, आई कैप जे कैप. तो मान लो मैं आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करती हूँ, स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, मल्टीप्लाई कॉस. इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है हमें पता है, आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री. फिर तुमको पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. तो आई डॉट जे कैप इज 0. इसी तरह अगर तुमसे कोई पूछ लेता आई डॉट आई कैप की वैल्यू क्या है, तो तुमको पता है 1 इंटू 1, ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है आई, ये आई भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एंगल क्या हो गया? कॉस ऑफ 0. कॉस 0 क्या होता है? 1. तो आई डॉट आई इज 1. इन चीज़ों को याद रखना. ठीक है. अब देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है. वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. मान लो तुमने किया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का रिजल्ट आता है ए बी साइन थीटा. ठीक है. वेर थीटा अगेन इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स. जो ए क्रॉस बी करके रिजल्ट आए ना तुम्हारा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आती है. तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट आता है स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्ट आता है वेक्टर. तो इन चीजों को याद रखना. ठीक है. अब हम देखते हैं वर्क. वर्क क्या होता है? मान लो ये एक बॉडी थी, इसके ऊपर एफ ऐसे एक फोर्स लगा थीटा एंगल पे. ठीक है. और इस फोर्स के कारण इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो गई डी. ठीक है. तो वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी, मतलब एफ डी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा तुम्हारा ये वाला एंगल है बोथ द वेक्टर्स के बीच में. तो तुम्हें देख लिया कि ये डॉट प्रोडक्ट है, और हमने क्या सीखा है? डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. अब अगली चीज वो तुमसे क्या पूछ सकता है? क्या वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है? हाँ, बिल्कुल जीरो हो सकता है. हमें पता है अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो तुम्हारा कॉस थीटा पॉजिटिव होता है. अगर तुम्हारा थीटा 90 से बड़ा है, 90 और 180 के बीच में है, तो तुम्हें पता है कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है. तो यस, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. जीरो कब होगा? मान लो फोर्स तुमने ऐसे लगाया और डिस्प्लेसमेंट बॉडी की इस डायरेक्शन में हो रही है, जब एंगल 90 डिग्री है, ये तुम्हारा फोर्स की डायरेक्शन, ये तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट की. जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो क्या है? कॉस 90 जीरो हो जाएगा. तो तुम्हारा वर्क में ये कॉस 90 जीरो हो गया, तो तुम्हारा वर्क भी जीरो हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, हमने दो चीजें याद की थी. स्लोप से तुमको क्या वर्ड याद करना था? डिवाइड. ठीक है. एरिया से तुम्हें क्या याद रखना था? मल्टीप्लाई. ठीक है. इधर दो चीजों का क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन मतलब एरिया. ठीक है. एफ और डी का अगर मैंने ग्राफ बना दिया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से वो ग्राफ ऐसे आया,
तो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क, बिकॉज वी नो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। तो ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज, वो तुमको ऑप्शन दे देगा पावर, वर्क, तो तुम्हें किस चीज पे टिक लगाना है? वर्क के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं एनर्जी क्या होती है, ठीक है। एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की कैपेसिटी काम करने के लिए, तो तुम इसे क्या बोल सकते हो? कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी की डायमेंशन सेम है किसके जैसे? सेम एज वर्क। तो जो वर्क की डायमेंशन है, वर्क की डायमेंशन तुम निकाल सकते हो यार, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है, तो इसके डायमेंशन निकाल लो, ये वर्क के डायमेंशन होंगे। जो वर्क के डायमेंशन है वही एनर्जी के डायमेंशन है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं। हम पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी के टू पार्ट्स हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस चीज के कारण होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन, वर्च्यू ऑफ मोशन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वी क्योंकि मोशन के कारण। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच, ठीक है। ये याद रखना है, किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी ना कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की इनिशियल थी वो किसकी इक्वल होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल के, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? जो तुम्हारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, वो किसके इक्वल होगी? वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द फोर्स। तो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं कि पावर क्या होती है। पावर क्या होता है? जिस रेट पे ना वर्क को करा गया है ना, उसे पावर बोलते हैं। तो ये लिख सकते हैं, टाइम रेट एट विच वर्क इज डन, ठीक है। तो जो एवरेज पावर है तुम उसका फॉर्मूला लिख सकते हो, वर्क डन तो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। अगर ऐसे तुमको पी इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो हमको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बाहर आ जाएगा तो ds बाई dt। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है? वेलोसिटी। तो तुमको एक और फॉर्मूला पता चल गया पावर का, ठीक है। तो देखो यार, अब तुमसे वो इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? वो तुमसे पावर के डायमेंशन निकलवा सकता है ना। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वो फोर्स एंड वेलोसिटी का क्या है? डॉट प्रोडक्ट। देखो यार, जैसे हमने एरिया मल्टीप्लाई, मतलब हमने ये चीट कोड याद रखे ना, एरिया से मल्टीप्लाई याद करना है, स्लोप से डिवाइड याद करना है। ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? स्केलर। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? वेक्टर, ठीक है। तो इनको भी उसमें ऐड कर लो। तो चलो पढ़ाई होगी। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए हुए थे। लेट्स कंटिन्यू। देखो यार, इस टॉपिक से ना 2015 में क्वेश्चन आया था, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। ये बोल रहा है कि एक बॉडी है, वो वैक्यूम में
सिर्फ ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रही है, तो इनमें से क्या कांस्टेंट रहेगा? क्या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, या फिर मैकेनिकल एनर्जी? हमें इतना पता है मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही कोई बॉडी नीचे गिर रही होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही होगी, तो मतलब ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। जैसे जैसे वो नीचे गिर रही होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। बट ओवरऑल हमें पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब P प्लस के पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जो इनिशियल थी वो किसके इक्वल रहेगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जो फाइनल होगी। क्या लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा? नहीं। देखो यार, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, बट जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो मोमेंटम भी बढ़ रहा है ना उस बॉडी का। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट था वो 3 मीटर अबव द ग्राउंड था, इनिशियल आई लिख लेते हैं। इट इज देन अलाउड टू फॉल ऑन टू अ टेबल 1 मिनट हाई फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ओके, वो गिरा, अब उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, 1 मीटर, ये हो गया फाइनल। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 2/3 इट्स ओरिजिनल वैल्यू, या फिर डिक्रीजेज बाय 1/3 ऑफ इट ओरिजिनल वैल्यू, या फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 2/3। तो चलो पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा। यहाँ पे हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, h हाइट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mg, और हाइट क्या है 3। यहाँ पे क्या है mg, हाइट क्या है 1, है ना। तो चेंज क्या होता है, यहाँ पे पूरी दुनिया ना इस चीज में गलती नहीं करेगी, वो गलती करेगी इस फॉर्मूले में। चेंज क्या होता है, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल। ठीक है, देखो फाइनल क्या वैल्यू है mg, इनिशियल वैल्यू क्या है 3mg माइनस 3mg, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू क्या है 3mg, mg माइनस 3mg इज 2mg डिवाइडेड बाय 3mg। ये नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो कम हो रही है, mg से mg कट गया, तो तुम बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, माइनस साइन, डिक्रीजेज बाय 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। अब देखते हैं ये किस में है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। डिक्रीजेज बाय 1/3 ये गलत हो गया। पोटेंशियल इंक्रीजेज बाय 1/3 नहीं, पोटेंशियल तो कम हो रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 1/3, नो। तो क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू ड्राई सेल फ्रॉम केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसने पूछा कि ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो किस के कारण प्रोड्यूस होती है, तो तुम याद रखना इसके अंदर केमिकल एनर्जी, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज द सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर। तो इसने बोला कि यार मान लो ये एक कमरा था, इसमें टेम्परेचर T था और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, टेम्परेचर T के कारण अब ये मॉलिक्यूल्स है, ये एक रैंडम मोशन में होंगे, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, ऊपर नीचे। तो क्या इन सब की स्पीड सेम है? नहीं, कोई तेज घूम रहा होगा, कोई स्लो घूम रहा होगा, तो स्पीड तो सेम नहीं है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इन सब की देखो डायरेक्शन भी डिफरेंट है, कोई ऊपर है जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो मोमेंटम भी सेम नहीं हो सकता। मास, ऑक्सीजन का मास डिफरेंस है, नाइट्रोजन का मास डिफरेंट है, तो मास भी सेम नहीं हो सकता। इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्योंकि इनका टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, पहले तो मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लो, मास इनटू वेलोसिटी होता है, फिर इसने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मतलब d/dt। m तो स्केलर है, बाहर आ जाएगा, m बाहर आ गया, अंदर बचा dv/dt।
डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है? एक्सेलरेशन। m इंटू ए किसका फॉर्मूला होता है? फोर्स का। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फोर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज नो नेट मोमेंटम ऑन अ बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम। तुम्हें याद है इक्विलिब्रियम किस बॉडी को बोलते हैं? जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। हाँ, हमने तो पढ़ा है ना कि इनिशियल मोमेंटम जिसे हम पी से करते हैं, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। तो हाँ, ये तो करेक्ट ही स्टेटमेंट है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। नहीं यार, हमने तो क्या पढ़ा है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, है ना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर इसने बोला चलो, तो हमें पता चल गया ऑप्शन बी तो ठीक है और सी गलत है। अब एक बार ए को दोबारा पढ़ते हैं। देयर इज नो नेट मोमेंटम ऑन अ बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली यार, तुम्हारा नेट फोर्स ही जीरो हो गया, तो नेट मोमेंटम तो बचेगा ही नहीं ना, नो नेट मोमेंटम। तो ये भी करेक्ट हो गया। तब देखते हैं ए बी सी क्या तीनों करेक्ट है? ये ऑप्शन गलत हो गया। सी तो करेक्ट है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ए और बी, यस, ए एंड बी आर करेक्ट, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Which one of the following does not convert electrical energy into light energy? इनमें से कौन सा चीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करती? कैंडल। कैंडल में क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है? नहीं। कैंडल के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी के अंदर। एलईडी, यस। लेजर में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी बनती है, टीवी में भी यही होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया? इसने पूछा क्या था? डज नॉट, तो ए। तो यार जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो नॉट को अंडरलाइन कर लेना ताकि तुम गलत मार्क ना करो, ठीक है। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। इसने बोला कि तुम्हारा मोमेंटम जो P था वो 2P हो गया, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल। तो इसका असर तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी पे क्या पड़ेगा? तो पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, हाफ एम वी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को देखो, मैं अगर ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m, है ना। तो m v, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, m v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, है ना। m v क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? मास इंटू वेलोसिटी। तो m v को हम क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर बाई 2m। अब इसने बोला क्या था? मोमेंटम तुम्हारा डबल हो गया। अगर p का स्क्वायर है, p तुम्हारा 2p हो गया, ठीक है, इसने बोल दिया। तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 2 जा 4। तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा? 4p स्क्वायर बाई 2m। तो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, p का स्क्वायर था क्योंकि। अब देखते हैं ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, नो, इट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which one among the following is a non-conventional source of energy? यार इसमें तुम याद रखना, non-conventional sources of energy वो होते हैं जो renewable sources of energy होते हैं, जैसे कि सोलर मतलब सन, विंड एनर्जी या फिर टाइडल एनर्जी। अब देखते हैं इसमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से है। क्या पेट्रोलियम रिन्यूएबल है? नहीं। क्या कोल रिन्यूएबल है? नहीं, तभी तो ये खत्म हुए जा रहे हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? नहीं। सोलर एनर्जी? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑनटू द फ्लोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एज इट फॉल्स। इसने बोला एक ऑब्जेक्ट है ना, उसको हाइट से गिरा दिया फ्लोर के ऊपर, तो इसमें से क्या कांस्टेंट रहेगा? एक्सेलरेशन? यस। देखो जी, हमें तो पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट ही रहता है। मोमेंटम, क्योंकि तुम्हारी एक्सेलरेशन है, मान लो यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 0 थी, बट क्योंकि एक्सेलरेशन है तो ये वेलोसिटी बढ़ती रहती है, तो फाइनली तुम्हारी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज हो जाती है। तो क्या तुम्हारा मोमेंटम यूनिफॉर्म रहा? नहीं, तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो तुम्हारा मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला देखो,
12mv²। तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, mgh। तुम्हारी हाइट कम होती जा रही है ना, तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा? वो कम होती जाएगी। तो क्या ही कांस्टेंट बचा, क्या ही यूनिफॉर्म बचा? एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। If an object of mass 10 kg is moving with a uniform speed of 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसने बोल दिया भाई तुम्हारी स्पीड या वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, देन द लीनियर मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो इसने मास तुमको 10 kg दे दिया था। अब पहले तो सबसे पहले इसने पूछा लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा? मास 10 kg है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कितना आ गई? 100 सेकेंड। अब देखो, अब इसने पूछा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv²। मास तुम्हारा कितना है? 10, वेलोसिटी है तुम्हारी 10 का स्क्वायर मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया? 2 5 are 10, 5 into 100 is 500। देखो 100 and 500 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क एनर्जी एंड पावर। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।